दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो भी हरकतें कर रहे हैं उसके लिए आज पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। कुछ महीना पहले अलग अलग देशों का टैरिफ रेट्स को बढ़ा दिए थे। फिर इस साल की शुरुआत में ही वेनेजुएला में अटैक कर गए प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेंस को किडनैप करके यूएस लेकर आ गए, जो दुनिया की हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा जो किसी देश की प्रेसिडेंट को इस तरीके से किडनैप किया गया। फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दिया गया और ईरान की इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर करके ईरान पर ही अटैक कर दिए, जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है और अपना मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्या कोई देश ताकतवर होने से इस तरीका का हरकतें कर सकते हैं? इंटरनेशनल कानून क्या कहते हैं? आज हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ट्रंप ने जिन जिन देशों पर नजर डाला उसका कोई ना कोई वजह जरूर होता है जहां उनका अपना फायदा हो सके। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व्स है, लगभग 303 अरब बैरल्स का, और ये दुनिया का कुल रिजर्व्स का 17% है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आयरन और गोल्ड, बॉक्साइट जैसा मिनरल्स भी पाया जाता है। कुल 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नेचुरल रिसोर्सेस है वेनेजुएला के पास। लेकिन दोस्तों, इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी आज ये देश बहुत गरीब है, जहां गरीबी करीब 90% के आसपास है। और इसका पीछे का मेन रीजन है सरकार का मिसमैनेजमेंट, करप्शन और अलग अलग देशों ने इसके ऊपर लगाया हुआ इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड ने वेनेजुएला में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, करप्शन और एंटी डेमोक्रेटिक एक्शंस के लिए गवर्नमेंट, बैंक्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी, वीजा और ग्लोबल ट्रेड्स का ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इसके अलावा एडवांस ड्रिलिंग मशीन नहीं होने के कारण ऑयल का रिजर्व्स तो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ऑयल निकाल नहीं पाते, और ट्रेड्स की बैन के कारण ग्लोबल मार्केट में आसानी से तेल को बिक नहीं सकते। सिर्फ रशिया, चाइना और ईरान ने वेनेजुएला के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है, और ये लोग वेनेजुएला से सस्ता में क्रूड ऑयल लोन पे लेके टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। वेनेजुएला का रेवेन्यू ज्यादातर सिर्फ तेल का ऊपर ही डिपेंड करता है। जब भी ग्लोबली तेल का प्राइस अप डाउन होता है तब इसका जीडीपी का ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आज वेनेजुएला का लोग भी परेशान है सरकार की ऐसी मिसमैनेजमेंट के कारण। लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई और देश आके उसमें कब्जा करे। बट ट्रंप ने ये सब कमजोरी का फायदा उठा के वेनेजुएला पर अटैक कर दिया पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व्स और मिनरल रिजर्व्स अपने अंदर लाने के लिए। और अगर किसी तरह इसको अपना कंट्रोल पे ला सके तो यूएसए ग्लोबल मार्केट में ऑयल का लीडर बन जाएगा, और फ्यूचर में वो अपना हिसाब से ऑयल का प्राइस को मैनिपुलेट करेगा। और यही ट्रंप का प्लानिंग है। वेनेजुएला में अटैक करने का कुछ ही दिन बाद ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश किया गया, जो डेनमार्क की एक ऑटोनोमस रीजन है और डेनमार्क नेटो का एक मेंबर भी है। अब दोस्तों, ग्रीनलैंड को कब्जा करने का पीछे क्या रीजन हो सकता है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ 80% एरिया बर्फ से घिरा हुआ है, और यहाँ सिर्फ 20% एरिया में ही करीब 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व्स है, जो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ईवी सेक्टर, सोलर, ये सब में चीप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे आइस पिघल रहा है, और आइस का नीचे भी मिनरल्स पाने की बहुत संभावना है। और इसलिए ट्रंप ने मिनरल्स का कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी दी है। इसके अलावा चाइना ने ग्रीनलैंड की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा था, लेकिन डेनिश गवर्नमेंट ने ये होने नहीं दिया था। और ट्रंप ने ये देखा और सोचा, अगर हम नहीं गए तो चाइना इसको ऑक्युपाई कर लेगा, और इसलिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की कोशिश किया, लेकिन डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन इसका अगेंस्ट खड़ा हो गया। फिर उसके कुछ ही दिन बाद ईरान में लोग स्ट्राइक कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और ट्रंप ने इसी मौके का फायदा उठाकर ईरान में हमला कर दिए, ताकि ईरान ट्रंप के सामने झुक जाए और ट्रंप अपना हिसाब से ट्रेड डील कर सके। कुछ इस तरीके से ट्रंप ने डरा के धमका के दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ रेट्स को बढ़ा देता है, जिससे यूएसए कंज्यूमर्स को ही नुकसान होता है, क्योंकि यूएसए मैक्सिमम सामान दूसरी देशों से इंपोर्ट करते हैं, और जैसे ही टैरिफ रेट्स बढ़ जाते हैं यूएसए में सामान महंगा हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और इसीलिए आज यूएसए का लोग भी परेशान है ट्रंप की ऐसी हरकत के कारण। आज दुनिया भर की शेयर मार्केट का हालत बहुत खराब चल रहा है, ज्यादातर ट्रंप की ऐसी एक्शंस की वजह से, जहां इन्वेस्टर लाखों करोड़ रुपया गवा चुके हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कोई देश अपना मन मर्जी से अपने बेनिफिट के लिए इंटरनेशनल पीस को ही डिस्टर्ब कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं? इसमें सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। यूएनएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अराउंड 1945 में 5 ताकतवर देशों की सहमति से बने थे: यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। और यही यूएनएससी का 5 परमानेंट मेंबर भी है, और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है अलग अलग देशों के बीच युद्ध को रोकना और दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जब कोई देश इंटरनेशनल रूल को तोड़ते हैं तब यूएनएससी उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन यूएनएससी का जब कानून बने थे तब ये 5 परमानेंट मेंबर को वेटो पावर दिया गया था।
यानी कि यूएनएससी का कोई भी डिसीजन को विरोध करने की क्षमता इन देशों को दिया गया था। वेटो एक तरीका का समझौता था ताकि ताकतवर देश यूएन के साथ बने रहे और एक विश्व युद्ध ना हो। लेकिन आज यही अधिकार यूएन का सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और 5 देशों की बहुत ताकत बन चुकी है। इन 5 में से कोई भी देश यूएन की प्रस्ताव को वेटो करके रोक सकता है। देश अपनी स्वार्थ के लिए वेटो का इस्तेमाल करते हैं। युद्ध रोकने की बजाय यूएन की फैसले को ही रोक दिया जाता है। जैसे हम रसिया यूक्रेन वार को ही देख सकते हैं। यूएन बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी रसिया वेटो की वजह से यूएन के फैसले को रोक दिए थे। अब सवाल यह है कि आप वेटो पावर हटा नहीं सकते। यूएन अपने आप वेटो पावर नहीं हटा सकता है। वेटो पावर यूएनएससी का मैनिफेस्टो में ही लिखा गया है। वेटो पावर हटाने के लिए यूएन चार्टर एक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जहां यूएनएससी के सभी 5 मेंबर की सहमति होना चाहिए। यानी कि जिसकी वेटो पावर हटानी है उन्हीं की सहमति की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, कोई भी मेंबर अपनी ताकत खुद नहीं छोड़ना चाहेगा और इसलिए वेटो पावर हटाना लगभग नामुमकिन है। यूएनएससी सिर्फ छोटे या कमजोर देशों पर ही बैन लगा सकते हैं, लेकिन जब आरपी खुद एक ताकतवर देश और एक परमानेंट मेंबर हो तब यूएनएससी उसमें फेल हो जाता है। इसके बाद मैटर यूएन जनरल असेंबली में जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्लियामेंट जैसा है और ये अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है यूएनएससी के बिना परमिशन का। ये सिर्फ यूएन चार्टर एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है बस उसको दोहरा सकता है, लेकिन जनरल असेंबली किसी भी प्रस्ताव को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं करा सकते हैं। ये सिर्फ नैतिक दबाव डाल सकते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे। आईसीजे के पास ना पुलिस है ना कोई सेना है और इनके पास किसी भी प्रस्ताव को जबरदस्ती लागू करने की ताकत भी नहीं होती है और देश उसकी बात माने ये उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। आईसीजे सिर्फ आदेश दे सकते हैं, उससे लागू करने की क्षमता उसके पास भी नहीं होती है, बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है। फिर से वेटो पावर की वजह से यूएन की फैसलों को ताकतवर देश रोक देते हैं। इसलिए यूएस रसिया जैसा देश ने अपनी फायदा के लिए अपनी मन मर्जी से कोई भी हरकतें करते रहते हैं और इनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, यूएन की ऐसे कानून के खिलाफ आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।